गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी इस क्लास में टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन स्टडी करेंगे। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर 1 बेसिक बॉटनी में यूनिट 1 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। इस टॉपिक में हम सेल साइकिल को समझ पाएंगे, सेल साइकिल की मेन स्टेजेस, इंटरफेस और एंड फेज को समझेंगे। साथ ही सेल में पाए जाने वाले दो प्रकार के डिवीजन, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन, जिन्हें हम माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन के नाम से जानते हैं, इन्हें भी अध्ययन करेंगे। माइटोटिक फेज की डिफरेंट सब स्टेजेस, जिन्हें पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था कहा जाता है, अथवा जिन्हें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के नाम से जानते हैं, इनकी भी डिटेल में प्रोसेस को समझेंगे। इसके पश्चात साइटोकाइनेसिस अथवा सेल डिवीजन का विधि भी हम देखेंगे और मियोटिक डिवीजन की प्रक्रिया को डिटेल में स्टडी करेंगे। अंत में हम माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन के डिफरेंस को भी समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद आप सेल साइकिल को समझा पाएंगे, सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस का वर्णन कर पाएंगे, माइटोटिक और मियोसिस के विभिन्न स्टेजेस को समझा पाएंगे और माइटोसिस और मियोसिस के अंतर को भी बता पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस सेल डिवीजन को स्टडी करने के पहले यह आवश्यक है कि हम अपने पिछले लेसन के कुछ फैक्ट्स को रिवाइज कर लें। हम जानते हैं कि सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल की उत्पत्ति हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा ही होती है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्वरूप में हमें दिखाई देता है। यूकैरियोटिक सेल्स के सेल साइकिल में विभिन्न अवस्थाओं में यह जेनेटिक मटेरियल हमें क्रोमेटिड्स अथवा क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई पड़ सकता है। सेल डिवीजन की प्रक्रिया को डिटेल में समझने के पहले आइए हम एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख लेते हैं। सेल उत्पत्ति के पश्चात अपनी ग्रोथ अवस्था को अचीव करती है और इसके पश्चात उसमें विभाजन प्रारंभ होता है। विभाजन के पश्चात जो डॉटर सेल्स उत्पन्न होती हैं, वे या तो सेल साइकिल में पुनः प्रवेश करती हैं अथवा G0 स्टेज में प्रवेश कर जाती हैं। सेल साइकिल की मुख्य अवस्थाओं को इंटरफेज और माइटोटिक फेज कहा जाता है। इंटरफेज कंपैरेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है और इसे G1, S और G2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। माइटोटिक फेज में मुख्य रूप से क्रोमोसोम्स में होने वाले परिवर्तन को हम देखते हैं और यह कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। कुछ सेल्स G1 अवस्था में प्रवेश करने के पश्चात G0 अवस्था में स्थापित हो जाती है, अर्थात ये सेल्स आगे सेल साइकिल की S अवस्था में या S फेज में प्रवेश नहीं करती हैं। कुछ सेल्स में यह G0 अवस्था रिवर्सिबल होती है, जैसे प्लांट सेल्स में, किंतु कुछ सेल्स जैसे ह्यूमन सेल्स की नर्व सेल्स या मसल सेल्स या बोन सेल्स में यह G0 अवस्था परमानेंट होती है, अर्थात इरिवर्सिबल होती है। इस G0 अवस्था को हम अल्फा फेज, स्टेशनरी फेज, क्विसेंट फेज या गैप जीरो फेज के नाम से भी जानते हैं। किस प्रकार के सेल में यह डिवीजन हो रहे हैं, इसके आधार पर सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं। यदि सेल डिवीजन सोमेटिक सेल्स में संपन्न होता है तो इस प्रकार के विभाजन को हम माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन्स में दो डॉटर सेल्स उत्पन्न होती हैं और इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स के समान ही होती है। इस प्रकार का विभाजन स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा 1870 में बताया गया था। इसके विपरीत जर्मिनल सेल्स में
जो डिवीजन होता है उसे मियोटिक डिवीजन कहा जाता है। इस मियोटिक डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स उत्पन्न होती हैं और इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या अपने पेरेंट क्रोमोसोम्स की तुलना में आधी ही रह जाती है। इस प्रकार का डिवीजन सर्वप्रथम हार्टविक के द्वारा बताया गया था। अब हम सेल साइकिल की इंटरफेस को डिटेल में स्टडी करते हैं। इंटरफेस में 3 सब अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। यह अवस्थाएं G1, S और G2 कहलाती हैं, जो कि सीक्वेंशियली एक के बाद एक हमें दिखाई देती है। G1 फेज यह एक इंटरमीडिएट अवस्था होती है। यह अवस्था सेल डिवीजन के पश्चात अथवा डॉटर सेल्स की उत्पत्ति से प्रारंभ होती है, जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन अथवा एस फेज तक कंटिन्यू करती है। G1 अवस्था में डीएनए के रेप्लिकेशन से संबंधित सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाती है। इस अवस्था में सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन भी होता है। G1 अवस्था यह सुनिश्चित करती है कि यह इस सेल में डीएनए के रेप्लिकेशन से संबंधित संपूर्ण मात्रा में न्यूट्रिएंट्स उपस्थित है, साथ ही डीएनए के रेप्लिकेशन से संबंधित सभी प्रोटीन्स और एंजाइम का सिंथेसिस हो चुका है। सेल का एनवायरनमेंट डीएनए के रेप्लिकेशन के अनुकूल है और डीएनए का स्ट्रक्चर और स्टेटस भी रेप्लिकेशन के लिए उपयुक्त है। इन सारे अवस्थाओं को अचीव करने के पश्चात सेल एस अवस्था में प्रवेश करती है, जहां डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। इस अवस्था को एस फेज अवस्था भी कहते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर्ड और रेगुलेटेड प्रोसेस है। इसकी सारी प्रक्रियाएं सीरियली संपन्न होती है और इसका मुख्य उद्देश्य डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस अवस्था में प्री रेप्लिकेशन रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक्टिव होते हैं और एस फेज का मुख्य उद्देश्य होता है उत्पन्न होने वाली डॉटर सेल्स में डीएनए की समान मात्रा एवं क्वालिटी को पहुंचाना। इसके पश्चात G2 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन पूर्ण हो जाता है और कोशिकाएं एन फेज के लिए तैयार हो जाती हैं। इस G2 फेज में एन फेज से संबंधित सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर लिया जाता है। इस समय में सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन भी पूर्ण हो जाता है और यदि रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो उससे भी सेल इस अवस्था में रेक्टिफाई या संशोधित कर लेती है। G2 अवस्था के पश्चात कोशिका एन फेज में पहुंचती है और यह पॉइंट जहां पर G2 और एन फेज का ट्रांजिशन होता है, इसे G2M चेक पॉइंट कहा जाता है। यह एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है। G2 अवस्था के अंतिम चरणों में और एन अवस्था में प्रवेश करने के पहले सेल यह सुनिश्चित करती है कि एन अवस्था के लिए आवश्यक सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स का सिंथेसिस हो गया है। सेल ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन संपूर्ण हो चुका है। रेप्लिकेटेड डीएनए को एक बार सेल इंस्पेक्ट कर लेती है, उसका अवलोकन कर लिया जाता है। यह रेप्लिकेटेड डीएनए उपयुक्त और उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। यदि रेप्लिकेटेड डीएनए में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे भी एन फेज में प्रवेश करने के पूर्व ही ठीक कर लिया जाता है। यदि कोई सेल डीएनए में किसी भी एरर के साथ प्रवेश करती है तो आगे इसका संशोधन संभव नहीं होता है और यदि किसी त्रुटिपूर्ण डीएनए को डॉटर सेल में पहुंच जाता है तो यह सेल के लिए जीवन के लिए हानिकारक या लेथल भी हो सकता है। एन फेज की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं उन्हें हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस अथवा न्यूक्लियस का विभाजन और साइटोकाइनेसिस अथवा साइटोप्लाज्म का विभाजन।
कैरियोकाइनेसिस की जो सब स्टेजेस होती हैं उन्हें प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज कहा जाता है। प्रोफेज अथवा प्रथम अवस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था और टेलोफेज को अंत्यावस्था भी कहा जाता है। हम इन सारे सब स्टेजेस में क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस के अंदर होने वाले डिफरेंट चेंजेस को और प्रोसेस को अब समझ लेते हैं। प्रोफेज के अंतिम समय में या प्रोफेज के अंत होने तक हम न्यूक्लियस में जो चेंजेस देख पाते हैं उनमें से हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन स्पष्ट रूप से देखते हैं। क्रोमेटिन धागों को, क्रोमेटिन थ्रेड्स को हम कंडेंस होते हुए देख पाते हैं और ये धीरे धीरे क्रोमेटिन की अपेक्षा कुछ मोटे थ्रेड्स के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स भी हमें दिखाई देने लगते हैं। साथ ही जो सेंट्रोसोम है इसके विभाजन के साथ स्पिंडल फाइबर का डेवलपमेंट भी प्रारंभ हो जाता है। मेटाफेज के अवस्था में हमें क्रोमोसोम्स सर्वाधिक स्पष्ट और पूरी तरह से डेवलप स्वरूप में दिखाई देते हैं। इस समय में दो क्रोमेटिड्स स्पष्ट रूप से दिखते हैं जो कि केवल सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। ये सेंट्रोमियर के बाहरी भाग जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट भी हमें दिखाई देने लगता है। क्रोमोसोम्स का यह सर्वाधिक विकसित स्वरूप हमें दो प्रोटीन्स के एक्टिविटी के कारण दिखता है। पूरे सेल डिवीजन के समय में ये दो प्रोटीन्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनमें से कोहेसिव प्रोटीन वह प्रोटीन है जो कि मेटाफेज में इन दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में टाइटली ज्वाइन करके रखता है। दूसरी ओर कंडेंसिंग प्रोटीन वह प्रोटीन है जो कि प्रोफेज से लेकर मेटाफेज की अवस्था में क्रोमोसोम को कंडेंस करने के लिए आवश्यक होता है। मेटाफेज के अंत में हम देख पाते हैं कि क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पर अरेंज हो गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्णतः डिसअपियर हो गई है। न्यूक्लियोलस भी अब अदृश्य हो जाता है। साथ ही जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमेटिड से अटैच हो चुके हैं। इस प्रकार मेटाफेज के पश्चात एनाफेज प्रारंभ होती है और यहाँ पर हम स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन देख पाते हैं जिसके के कारण जो क्रोमेटिड्स थे जो सेंट्रोमियर पर आपस में यूनाइटेड थे अब वे अलग होकर डॉटर क्रोमोसोम्स के रूप में अपने पोल्स की ओर मूवमेंट दर्शाने लगते हैं। इस समय भी हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती है और न्यूक्लियोलस भी अदृश्य हो जाता है। माइटोटिक फेज की अंतिम सब अवस्था सब स्टेज टेलोफेज कहलाती है। इस समय जो डॉटर क्रोमेटिड्स थे अब वे नए क्रोमोसोम्स के रूप में विकसित होने लगते हैं और ये अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर भी डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सिंथेसिस प्रारंभ हो जाता है और धीरे से न्यूक्लियोलस भी अपीयर होने लगता है। इसके पश्चात दो डॉटर न्यूक्लियाई जो कि सेम सेल या पेरेंट सेल में ही उपस्थित है, इनमें अब साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। चूंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल उपस्थित होती है इसलिए साइटोकाइनेसिस की क्रियाविधि एनिमल सेल्स में जिनमें की सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है उन सेल से डिफरेंट होती है। प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस एक सेल प्लेट के डेवलपमेंट के कारण होती है। यह सेल प्लेट प्रारंभ में हमें छोटे सेगमेंट्स के रूप में दिखाई देती है जो कि आगे चलकर सेल वॉल से यूनाइट होकर दो डॉटर सेल्स को सेपरेट कर देती है। इसके विपरीत एनिमल सेल्स में चूंकि सेल वॉल नहीं होती है इसलिए यहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियाई से डॉटर सेल्स की उत्पत्ति के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न होता है। यह कॉन्स्ट्रिक्शन डीप होता जाता है और अंत में दो डॉटर न्यूक्लियाई को दो डॉटर सेल्स के रूप में सेपरेट
कर देता है। इस तरह से जो पूरी माइटोसिस की प्रक्रिया है उसमें हम जो डिफरेंट स्टेजेस देखते हैं उसमें इंटरफेज जो कि सबसे पहले सेल साइकिल में हमें दिखाई देती है। इस अवस्था में हमें क्रोमेटिन फाइबर दिखाई देते हैं, न्यूक्लियोलस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है और सेंट्रोसोम भी उपस्थित होते हैं। जब सेल प्रोफेज की अवस्था में प्रवेश करती है उस समय कि जो क्रोमेटिन फाइबर है वो थिक होने लगते हैं, क्रोमेटिड्स का शेप धारण करने लगते हैं, सेंट्रोसोम में विभाजन होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगती है और न्यूक्लियोलस भी अदृश्य होने लगता है। मेटाफेज अवस्था की पहचान क्रोमोसोम्स की उपस्थिति इक्वेटर लाइन में देखी जाती है। इस समय स्पिंडल फाइबर पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं और ये सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में हम स्पिंडल फाइबर के मूवमेंट को देख पाते हैं और इन डॉटर क्रोमोसोम्स का पोल की तरफ मूवमेंट भी स्पष्ट दिखाई देता है। टेलोफेज में दो डॉटर न्यूक्लियाई जो कि कॉमन पेरेंट सेल्स में पड़े हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीसिंथेसिस भी प्रारंभ हो जाता है और न्यूक्लियोलस भी अपीयर होने लगता है। इसके पश्चात साइटोकाइनेसिस के अंत में दो डॉटर सेल्स इंडिपेंडेंटली उत्पन्न हो जाती हैं। इस पूरे माइटोसिस की मुख्य अवस्थाओं को हम इस एक डायग्राम में समझ सकते हैं। इंटरफेज जो कि सेल साइकिल की लंबी ड्यूरेशन है, इसके पश्चात प्रोफेज के पश्चात मेटाफेज जहाँ पर कि क्रोमोसोम्स का वेल कंडेंस्ड रूप में दिखाई देना और इन क्रोमोसोम्स का इक्वेटर लाइन में दिखाई देना, एनाफेज जहाँ पर कि स्पिंडल फाइबर का मूवमेंट दिखाई देता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स आप डॉटर क्रोमोसोम्स के रूप में पोल्स की ओर जाने लगते हैं। टेलोफेज में दो न्यूक्लियाई कंप्लीट रूप से डेवलप हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीसिंथेसिस और न्यूक्लियोलस रीअपियर होने लगता है। साइटोकाइनेसिस के द्वारा दो डॉटर सेल्स जो कि दो डॉटर न्यूक्लियाई के रूप में थे अब डॉटर सेल्स के रूप में इंडिपेंडेंटली उत्पन्न हो जाते हैं। इस माइटोसिस डिवीजन को देखने के लिए हम प्रयोगशाला में एक आसान सा प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग में हम प्याज के रूट टिप को ग्रो करते हैं जिसे प्रिजर्व करके और एक स्पेसिफिक स्टेन जिसे हम एसिटोकार्मिन कहते हैं उसके द्वारा स्टेन करके इसका स्मेयर तैयार किया जाता है और माइक्रोस्कोप से देखने पर एक ही सेक्शन में हमें ये सारी स्टेजेस स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार जो सेल डिवीजन का पहला प्रकार है माइटोसिस उसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे प्रकार के सेल डिवीजन मियोसिस का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।